फरवरी 1258 ईस्वी। दरियाए दजला जो सदियों से इल्म का पानी बहाता आया था, उस दिन सुर्ख हो गया। इतना सुर्ख कि तारीख ने आज तक वो रंग नहीं भूला। एक हफ्ते में 5 लाख इंसान, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जला दी गई। इतनी किताबें कि उनकी स्याही से दजला 6 महीने तक काला रहा। वो इल्म जो इंसानियत ने 1000 साल में इकट्ठा किया था, एक हफ्ते में राख हो गया। मगर दोस्तों, ये सिर्फ एक शहर की तबाही नहीं थी, ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इस्लामी तारीख का वो लम्हा था जिसने सब बदल दिया। आज हम इस पूरी कहानी को शुरू से आखिर तक हर पहलू से समझेंगे। चंगेज़ खान कौन था, बगदाद क्या था, हलाकू क्यों आया, खलीफा ने गलती कहाँ की, और इस सब के बाद इस्लामी दुनिया के साथ क्या हुआ। आज की ये डॉक्यूमेंट्री शायद आपको वो तारीख बताएगी जो किसी ने इस तरह नहीं बताई। गौर से सुनिए, क्योंकि हर लफ्ज़ हमारी अपनी कहानी है। पहले बगदाद को जानिए, असली बगदाद को, वो बगदाद जो 762 ईस्वी में खलीफा अबू जाफ़र अल-मंसूर ने बसाया था। उसने इसे नाम दिया मदीनतुस्सलाम, अमन का शहर। दोस्तों, जब आज हम बगदाद का नाम सुनते हैं तो जहन में आता है जंग, तबाही, धमाके। मगर एक वक्त था जब बगदाद का नाम सुनते ही दुनिया के उलमा की आंखें चमक जाती थीं। 8वीं और 9वीं सदी में बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। आबादी थी 10 लाख से ज़्यादा। जब यूरोप में लोग बीमारियों का इलाज नहीं जानते थे, जब वहाँ ना अच्छी सड़कें थीं, ना अच्छे घर, ना सफाई, ना इल्म, तब बगदाद में दुनिया का पहला अस्पताल था जहाँ मरीजों का मुफ्त इलाज होता था। दुनिया की पहली फार्मेसी थी, दुनिया की पहली मुनज़्ज़म यूनिवर्सिटी थी। बगदाद की गलियों में इब्ने सीना जैसे डॉक्टर चलते थे, अल-ख़वारिज़मी जैसे रियाज़ीदान, जिनके बिना आज आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर कुछ भी काम ना करता, क्योंकि अल-ख़वारिज़मी ने वो इल्म इजाद किया जिसे आज हम अलजेब्रा कहते हैं। इसके नाम से एल्गोरिथम बना जो आज दुनिया की हर टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। अल-बैरूनी ने ज़मीन का कुतुर नापा 1000 साल पहले इतनी दुरुस्तगी से कि आज की जदीद साइंस उससे सिर्फ चंद किलोमीटर का फ़र्क पाती है। और इब्न अल-हैथम ने रोशनी के उसूल दरियाफ्त किए जिन पर आज का कैमरा, आज की आँख का इलाज सब कायम है। और ये सब सिर्फ चंद नाम हैं। बगदाद ने ऐसे सैकड़ों अबकरी पैदा किए थे। बैतुल हिकमा, हिकमत का घर, ये थी दुनिया की सबसे बड़ी इल्मी दरसगाह और लाइब्रेरी, जहाँ यूनानी फ़लसफ़ा, फ़ारसी अदब, हिंदी रियाजी, संस्कृत की तिब, हर ज़बान का इल्म अरबी में तर्जुमा होकर महफूज होता था। हज़ारों लिखारी रात दिन किताबें लिखते, तर्जुमा करते, तहकीक करते। ये था वो बगदाद जिसे हम खो देंगे इस कहानी के आखिर में। अब्बासी खिलाफत 750 ईस्वी में कायम हुई। हारून रशीद, जिनका नाम आपने हज़ार दास्तान में सुना होगा, वो अब्बासी खलीफा थे जिनके दौर में बगदाद ने अपना सुनहरा वक्त देखा। उनके दौर में बगदाद में रात को भी रोशनी थी, सड़कें पुख्ता थीं, पानी का निज़ाम था, इल्म था, अमन था। मगर ये उरूज हमेशा नहीं रहा। 9वीं सदी के बाद से अब्बासी खिलाफत आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती गई। खुलफा असल ताकत खो बैठे। सिपाह सालार खुलफा को अपनी मर्जी की कठपुतली बनाते रहे, वज़ीर साजिशों में लगे रहे, कबाइल आपस में लड़ते रहे। और जब कोई कौम अंदर से कमज़ोर हो जाए तो बाहर से तूफ़ान आने में देर नहीं लगती। वो तूफ़ान मंगोलिया के मैदानों में पल रहा था। 1162 ईस्वी मंगोलिया के बर्फीले मैदानों में एक बच्चा पैदा हुआ जो आगे चलकर तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। उसका नाम था तैमूजिन। बचपन में बाप मारा गया, कबीले ने धोखा दिया, खुद को गुलामी में पाया, मगर तैमूजिन टूटा नहीं। सालों की जद्दोजहद के बाद उसने मंगोल कबाइल को पहली बार एक झंडे के तले इकट्ठा किया और 1206 में उसे लक़ब मिला चंगेज़ खान, यानी तमाम हुक्मरानों का हुक्मरान।
दोस्तों, चंगेज़ खान को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसे समझे बगैर बगदाद की तबाही समझ में नहीं आती। चंगेज़ खान सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो एक सिस्टम था, एक मशीन था। उसने मंगोल फौज को दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म और सबसे खौफनाक फौज बनाया। उसकी 3 हिकमत अमलियाँ थीं। पहली, हथियार डालो तो अमन, मुज़ाहमत करो तो सफाया। दूसरी, जो कौम मुज़ाहमत करे उसे इतनी बुरी तरह तबाह करो कि अगली कौम खुद सरेंडर कर दे। तीसरी, दुश्मन की सबसे कीमती चीज़, उसका इल्म, उसकी तहजीब, पहले तबाह करो। यही 3 उसूल आगे चलकर बगदाद पर ज़ाहिर होंगे। 1227 में चंगेज़ खान मर गया, मगर उसकी सल्तनत मरी नहीं। उसके बेटों और पोतों ने इस सल्तनत को मज़ीद फैलाया, यहाँ तक कि ये तारीख़ की सबसे बड़ी ज़मीनी सल्तनत बनी। एशिया से मशरक़ी यूरोप तक, बहराए रूम से बहराए जनूबी चीन तक। और इस सल्तनत की अगली नज़र मुस्लिम दुनिया पर थी, और इसका निशाना था बगदाद। चंगेज़ खान का पोता हलाकू खान, ये वो शख्स था जो बगदाद लेकर आएगा उस तबाही को जो तारीख़ ने पहले नहीं देखी थी। हलाकू एक पेचीदा शख्सियत था। उसकी माँ एक ईसाई औरत थी, उसकी बीवी डोकुस खातून भी ईसाई थी, और उसका ईसाई दुनिया से गहरा ताल्लुक़ था। मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि हलाकू की इस्लाम दुश्मनी सिर्फ फ़तह की ख्वाहिश नहीं थी, उसमें मजहबी नफ़रत भी शामिल थी। 1253 में हलाकू खान को उसके भाई मंके खान ने एक मिशन दिया, मुस्लिम दुनिया को फ़तह करो, अब्बासी खिलाफत को ख़त्म करो और बगदाद को मंगोल सल्तनत में शामिल करो। हलाकू ने 1,50,000 से ज़्यादा फ़ौजी इकट्ठा किए और मशरिक़ की तरफ मार्च शुरू किया। रास्ते में उसने एक के बाद एक मुस्लिम इलाके फ़तह किए। ईरान के हशीशी, जिन्हें दुनिया असासिन्स कहती है, पहाड़ों में अपने किलों में मजबूत बैठे थे। हलाकू ने इन सब को एक एक करके तबाह कर दिया, और फिर हलाकू का रुख मुड़ा बगदाद की तरफ। बगदाद में उस वक्त तख्त पर बैठा था अल-मुस्तासिम बिल्लाह, अब्बासी खिलाफत का 37वां और आखिरी खलीफा। दोस्तों, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर कोई तूफान तुम्हारी तरफ आ रहा हो और तुम्हारे पास वक्त हो तैयारी का, तो क्या तुम गफलत में सो जाओगे? अल-मुस्तासिम बिल्कुल यही कर रहा था। मुअर्रिख़ इब्न अल-अलक़मी, जो खुद खलीफा का वज़ीर था, लिखता है कि अल-मुस्तासिम शायरी में दिलचस्पी रखता था, मौसीकी का शौकीन था, मगर सियासत और फ़ौज से उसे कोई लगाव नहीं था। बगदाद की फ़ौज, जो कभी लाखों में थी, उस वक्त सिर्फ चंद हज़ार तक सिमट चुकी थी, और दरबार में वो वज़ीर थे जिनकी अपनी सियासत थी, अपने मफादात थे। कुछ तो, और ये सुनकर दिल डूब जाता है, कुछ तो हलाकू से खुफिया राब्ते में थे। ये वही वज़ीर थे जो खलीफा के कान में ये कहते थे, हुजूर, मंगोल इतने ताकतवर नहीं, हमें इनसे डरने की ज़रूरत नहीं, अगर वो आए भी तो हम मुकाबला करेंगे। और खलीफा सुनता रहा, मानता रहा। 1257 में हलाकू ने खलीफा को पैगाम भेजा, हथियार डालो, बगदाद के दरवाजे खोलो और खराज अदा करो, वरना बगदाद वो नहीं रहेगा जो आज है। उलमा, समझदार लोग, बगदाद के तजर्बेकार लोग, सब ने कहा, मुसालहत करो, वक्त की ज़रूरत है, फ़ौज बनाओ, फिर वक्त आने पर मुकाबला करना। मगर गुरूर ने अक्ल को ढांप लिया था। खलीफा ने जवाब दिया, हम अब्बासी खलीफा हैं, अल्लाह के नुमाइंदे, हम किसी मंगोल के आगे नहीं झुकेंगे। ये अल्फाज बगदाद की किस्मत लिख चुके थे। 29 जनवरी 1258 हलाकू खान की फ़ौज बगदाद के बाहर ज़ाहिर हुई। दोस्तों, इस मंज़र को ज़रा आंखों के सामने लाइए। दरियाए दजला के दोनों किनारों पर जहाँ तक नज़र जाए, मंगोल फ़ौज, खैमे, घोड़े, हथियार, जंगी मशीनें। 3 तरफ से बगदाद घिर गया और चौथी तरफ दजला था। हलाकू ने वो जंगी मशीनें इस्तेमाल की जो उस दौर में सबसे जदीद थीं, मंजनीक, आतिशगीर मादे और वो चीनी इंजीनियर जिन्हें वो साथ लाया था, ख़ास तौर पर बगदाद की दीवारें तोड़ने के लिए। बगदाद की फ़ौज ने मुकाबला किया, बहादुरी से लड़ी, मगर तादाद में फ़र्क बहुत बड़ा था। 12 दिन तक बगदाद ने मुज़ाहमत की। 10 फरवरी 1258 बगदाद की दीवारें टूट गईं, मंगोल फ़ौज अंदर आ गई।
اور جو ہوا اس کے بعد وہ انسانی تاریخ کے سیاہ ترین صفحات ہیں۔ دوستو، جو میں اب بیان کرنے والا ہوں وہ پڑھنا بھی مشکل ہے، سننا بھی مشکل ہے، مگر یہ تاریخ ہے، اور تاریخ آنکھیں بند کر کے نہیں، کھلی آنکھوں سے دیکھنی پڑتی ہے۔ ہلاکو نے بغداد میں داخل ہوتے ہی ایک حکم دیا، کوئی زندہ نہ رہے۔ منگول فوج گلیوں میں پھیل گئی، گھروں میں گھسی، مسجدوں میں، مدرسوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ۔ مورخین رشید الدین لکھتے ہیں کہ 7 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ میں نے جو تاریخ میں پڑھا وہ لکھتے ہوئے قلم کانپتا ہے۔ بغداد کی گلیوں میں لاشوں کے ڈھیر تھے، اتنے کہ چلنا مشکل تھا۔ 5 لاکھ، کچھ مورخین کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ۔ علماء جنہوں نے زندگیاں علم کی خدمت میں لگائی تھیں، شاعر جن کے الفاظ صدیوں تک زندہ رہتے، ڈاکٹر جنہوں نے ہزاروں جانیں بچائی تھیں، سائنسدان، فلسفی، طالب علم، بوڑھے، بچے، عورتیں، سب بغداد کی گلیوں میں پڑے تھے۔ اور پھر وہ ہوا جو علمی دنیا کے لیے شاید قتل عام سے بھی بڑا المیہ تھا، بیت الحکمہ، وہ لائبریری جس میں دنیا کا علم تھا، لاکھوں کتابیں، 1000 سال کی محنت آگ لگا دی گئی۔ جو کتابیں بچیں وہ دجلہ میں پھینک دی گئیں، اتنی کتابیں کہ مورخین لکھتے ہیں دجلہ کا پانی پہلے کتابوں کی سیاہی سے کالا ہو گیا اور پھر انسانی خون سے سرخ۔ 6 مہینے تک دجلہ صاف نہیں ہوا۔ دوستوں، سوچئے، وہ علم جو ضائع ہوا، اگر آج ہوتا تو شاید آج طب میں، آج سائنس میں، آج انسانیت میں ہم کہاں ہوتے؟ ابن کثیر نے لکھا کہ اس دن جو علم ضائع ہوا وہ قیامت تک واپس نہیں آ سکتا۔ اور خلیفہ المستعصم باللہ، عباسی خلافت کا آخری نمائندہ، اسے ہلاکو کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہلاکو نے اسے بغداد کا وہ خزانہ دکھایا جو صدیوں میں جمع ہوا تھا، سونا، جواہرات، ہیرے، قیمتی تحائف جو دنیا بھر کے حکمرانوں نے خلفاء کو بھیجے تھے۔ ہلاکو نے کہا، یہ تمہارے آباء و اجداد نے جمع کیا، یہ تمہارا تھا۔ اگر تم نے اسے فوج پر خرچ کیا ہوتا، اگر تم نے سلطنت کی حفاظت پر لگایا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھتے۔ پھر تاریخ کے مختلف روایات ہیں کہ خلیفہ کو کس طرح ختم کیا گیا، مگر ایک بات یقینی ہے، 20 فروری 1258 المستعصم باللہ دنیا سے چلا گیا، اور اس کے ساتھ 500 سال کی عباسی خلافت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ وہ خلافت جس کی بنیاد 750 میں رکھی گئی تھی، وہ روشنی جس نے 1000 سال تک اسلامی دنیا کو روشن کیا تھا، بجھ گئی۔ سقوط بغداد صرف ایک شہر کی تباہی نہیں تھی، یہ اسلامی دنیا کا مکمل نقشہ بدل گیا۔ پہلا اثر، علمی تباہی۔ وہ علم جو بغداد میں محفوظ تھا وہ ضائع ہو گیا۔ مسلم سائنس، مسلم طب، مسلم فلسفہ صدیوں پیچھے چلا گیا، اور یورپ جو پہلے پیچھے تھا، اس علم کے کچھ حصے جو اسپین اور سسلی کے راستے یورپ پہنچے تھے، انہی کی بنیاد پر اپنا رینیسانس لے آیا، اپنا نشت ثانیہ، اور مسلمان علمی میدان میں پیچھے رہ گئے۔ دوسرا اثر، خلافت کا خاتمہ۔ مسلمان پہلی بار بغیر خلیفہ کے رہ گئے۔ وہ مرکز جو اسلامی دنیا کو ایک دھاگے میں پروتا تھا، ٹوٹ گیا، اور مسلم دنیا بکھر گئی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں جو آپس میں لڑتی رہیں۔ تیسرا اثر، آبادی کی تباہی۔ صرف بغداد نہیں، ایران، عراق، وسطی ایشیا، ہر جگہ منگولوں نے آبادیاں ختم کی، شہر جلائے، کھیت تباہ کیے، آب پاشی کے نظام برباد کیے جو صدیوں بعد بھی مکمل طور پر بحال نہ ہو سکے۔ چوتھا اثر، نفسیاتی۔ مسلم دنیا جو سمجھتی تھی کہ اللہ انہیں ناقابل شکست بنائے گا، وہ اس شکست سے اتنا ہل گئی کہ صدیوں تک اس صدمے سے نہ نکل سکی۔ مگر دوستوں، اللہ کا نظام رکا نہیں۔ 1260
بغداد کے سقوط کے صرف 2 سال بعد فلسطین کے ایک مقام پر جس کا نام ہے عین جالوت یعنی جالوت کا چشمہ، وہاں پر تاریخ نے ایک اور کروٹ لی۔